जी, आज आप सिताब दियारा में हैं और क्या मुख्य बातें हैं बताएं। आज हम इस धरती को नमन करते हैं जहाँ से देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। वैसे तो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे लोक नायक जी भूमिगत रहकर जेल में जाकर बर्फ की सिल्ली पर सोकर देश को आज़ाद कराया था, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ। पूरा हम लोग का मांग था राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ये महंगाई पर रोक हो। हम लोग रोजगार या कारागार की बात पर भी हम लोग ने 18 मार्च को जो आंदोलन शुरू किया, वो से पुण्य धरती पर जहाँ लोक नायक का एक विशाल बिल्डिंग बना है। ये सौभाग्य है, ये हमारे संजीव भी है, हम लोग सब कोई हैं कि सबसे पहला धारणा हम लोग उसके मकान के नीचे दिए थे कि जेपी का जन्मभूमि पर उनका स्मारक बने, और फिर नगर पालिका चौक वगैरह कारोबार बढ़ता गया। आज ये विशाल यह ऐसी अट्टालिका बना हुआ है जेपी की स्मृति में। तो जेपी के आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को नए युवाओं तक, नए वर्ग तक, नए युवा साथियों तक कैसे जाए, जिससे हम लोग जेपी की स्मृतियों को आगे बढ़ाएं। हम लोग कहा करते थे, जिस तरह से रामचरितमानस में हनुमान ने कहा कि दूतो हम रघुनाथस्य जन्यो सीता पते नमः, उसी तरह हम लोग भी आंदोलन अपने प्रणेता को कहे कि दूतो हम ये जयप्रकाशस्य जन्यो प्रभापते नमः। तो देखिए आपने फोटो दिया है प्रभावती माता प्रभावती का, और हम लोग के मार्गदर्शक लोक नायक जेपी का साथ संयुक्त फोटो है जो आपके मोबाइल में भी आया हुआ है। तो हम लोग आगामी 11 अक्टूबर को जेपी की जन्म तिथि पर पुनः हम लोग इस आंदोलन को, जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प सभा करेंगे, जेपी का जयंती मनाएंगे और युवाओं को हम लोग आगे बढ़ा करके लोक प्रशिक्षण कर संपूर्ण क्रांति के जो 7 आयाम है उसको भारत में लाने के लिए हम लोग अपना काम। पहली बात, अभी हम लोग के बीच में चर्चा चली कि हमारी आज़ादी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे अंडमान निकोबार को कब्जा कर भारत का तिरंगा झंडा लगाया, उसी दिन हम आज़ाद हुए थे 30 जनवरी 1943 को। लेकिन ये जो 15 अगस्त कहा जाता है, 15 अगस्त 1947 को जो हमारी आज़ादी मिली, वो लॉर्ड माउंटबेटन का एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक समझौता था, जिसमें हिंदू मुसलमानों को अलग कर देश को कमज़ोर करने की बात की गई, बांटने की बात हुई। आपने देखा बर्लिन की दीवार टूट गई, जर्मनी का एकीकरण हुआ। हम लोग भी चाहते हैं ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का सीमा टूटे और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात को लेकर हम लोग आगे से हम लोग काम करेंगे। यह संकल्प के साथ हम अपने आगामी कार्यक्रम को 11 से यहाँ से शुरू करेंगे और जन जन तक जाएंगे। आज की बैठक में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जेपी के घर आने जाने के लिए रिवीगंज थाना से यहाँ जो पीपा पुल की बात की है और पीपा पुल की स्वीकृति दी है, हम मांग करते हैं जेपी स्मृति भवन से कि अविलंब उसे बनाया जाए, जिससे यह जो टापू है जो हम लोग बलिया से जिले से घूम कर आते हैं, वो छपरा से डायरेक्ट जुड़े और छपरा जहाँ उनकी जन्म धरती है, वो जयप्रकाश की जन्म धरती है, उसको रिवीगंज मुख्यालय से जोड़कर पूरे देश के साथ जोड़ा जाए, छपरा मुख्यालय से जोड़ा जाए। अब यही हम लोग का रणनीति है कि हम लोग संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम को हर बच्चों तक, नई पीढ़ी तक हम लोग उसको प्रशिक्षित कर जेपी के विचारों पर, संपूर्ण क्रांति के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का उस दिन संकल्प लेंगे। तो आइए जानते हैं कि जेपी के विचारों को हम समाज के जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे। वहाँ हम लोग सभा के, जैसे उन्होंने बताया था कि जनता की सरकार बने, पार्टी की सरकार नहीं, जनता की सरकार बने। उन्होंने कहा था कि एक गांव में जितने बालिग पुरुष हैं
बालिग पुरुष महिलाएं हैं वो मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुने, जिससे चुनाव का खर्च भी बढ़ेगा और उसमें शर्तें रहेंगी कि अगर वो काम नहीं करेगा, उसी आधार पर दल वापसी की बात हुआ था उस समय। लेकिन वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जेपी के विचारों को कहा कि जेपी इज नॉट ए गवर्नमेंट। उन्होंने सीधे कहा कि जेपी कोई सरकार नहीं कि उनकी सारी बातों को माना जाए। लेकिन हम उसको कंडेम करते हैं, उनके विचारों को, मोरारजी देसाई का। हम सेनानी उसका प्रतिकार करते हैं कि जेपी वाज ए गवर्नमेंट। हाँ, जेपी के कारण ही उन्हें सत्ता मिली थी, नहीं तो लड़ते लड़ते सिंडिकेट कांग्रेस बना करके अलग उनकी राजनीति थी। तो अभी के हालिया सरकार से आपकी क्या डिमांड है? ये जो उन्होंने किया, जिस तरह से 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो की बात कर रहे थे, और वर्तमान सरकार के खिलाफ हम लोग भारत ऐसे काले अंग्रेज गद्दी छोड़ो की बात करेंगे। क्योंकि आज 70 वर्षों में क्या हुआ, किसी कहा गया कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन सही लाभुकों तक सरकार के कल्याणी कार्यक्रमों को नहीं पहुंचाया गया। हम चाहते हैं कि पारिवारिक बजट बने, राष्ट्रीय बजट नहीं बने। हम परिवार का बजट बने। जब जनगणना हो रहा है, आर्थिक गणना हो रहा है, उसमें हर परिवार का डेटा दिया जाता है, तो क्यों नहीं इसमें दिया जाता है कि इस घर में कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। इस तरह से पारिवारिक बजट बन सकता था। आइए अब हम जानते हैं जेपी के सबसे वरिष्ठ शिष्य रामायण जीवनदानी से कि आगे जो आगामी 11 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को बनाने की क्या प्लानिंग, क्या योजनाएं हैं? दो अक्टूबर 1911 को पूज्यवत जयप्रकाश नारायण जी का अवतरण हुआ लाला टोला, किताब दियारा, डिब्रूगढ़ अंचल, सारण जिला, बिहार प्रांत में। इनके पिता श्री हर्षुदयाल जी, हर्षुदयाल सहाय, इनके पितामह देवकी नंदन सहाय, एक संपन्न परिवार के लोग थे। देवकी नंदन सहाय जी ब्रिटिश इंडिया में इंस्पेक्टर थे, बहुत रुआबदार आदमी थे, व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्हीं के घर में हर्षुदयाल जी उनके पुत्र हुए। हर्षुदयाल नाम इसलिए पड़ा कि देवकी नंदन सहाय जी को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बहुत ईश्वर की प्रार्थना किया और एक साधु के, संत के आशीर्वाद से उनको एक संतान हुई, जिसका नाम उसी संत के नाम पर हर्षुदयाल जी रख दिया गया। और उसी संत परिवार में 2 अक्टूबर 11 अक्टूबर जो मेंशन कर लेना, 11 अक्टूबर 1902 में जेपी जी का अवतरण हुआ, माँ फूलमती देवी की गोद में। जेपी जी के प्राथमिक शिक्षा पटना में ही हुई। उसके बाद वे कम ही उम्र में, जब वो मात्र 14 साल के थे, तो उनकी शादी भी हो गई प्रभावती जी से। शादी के कुछ दिन बाद जेपी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए और अमेरिका चले गए।
और वहाँ से वो 1917 में लौटे, 1922 में 22 में लौटे। तब देश में उस समय गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस थी और आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उनका संपर्क गांधी जी से हुआ, राष्ट्रपिता से, और गांधी जी के साथ वो आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कोई व्यक्तिगत जीवन जीने की चाह नहीं उनमें रह गई, व्यक्तिगत जीवन की चाह को उन्होंने राष्ट्र को सुपुर्द कर दिया और राष्ट्रीय जीवन जीने लगे। यहाँ तक उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा कर लिया कि गुलाम देश में हम संतान पैदा न करेंगे, और इस प्रतिज्ञा का निर्वहन दोनों पति पत्नी ने किया। साथ रहते हुए भी बोले जोगी का जीवन, जोगेश्वर का जीवन जिए, और कोई संतान जेपी जी को नहीं हुई। बहुत बड़ा इतिहास है जेपी जी का, बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस में रहते हुए भी ये लोग कुछ वैचारिक, गांधी जी से वैचारिक डिफरेंसेस भी था। और 1934 में लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव आदि हमारे समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी का भी, समाजवादी दल पार्टी का निर्माण किए, और कांग्रेस की लड़ाई में यह जुड़ गया कि जो केवल कांग्रेस की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में थी, उसमें ये बात आ गई कि समाजवादी कांग्रेस, ये शब्द हुआ, उसका नामकरण हुआ समाजवादी कांग्रेस। समाजवादी कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। लोहिया जी और जेपी जी जब आज़ाद भारत करने के लिए, आज़ादी के लिए गांधी जी का नारा आया, डू और डाई का, करो या मरो, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1982 में उस आंदोलन का हीरो ऑफ द रिवॉल्यूशन जेपी जी को कहा गया, इनको संज्ञा दी गई। जेपी जी लोहिया जी के साथ मिलकर दोनों साथी हजारीबाग जेल से निकल गए, भाग करके नेपाल चले गए। और नेपाल से जब हमारे सारे नेता, सारे बड़े नेता, जितने भी कांग्रेस के आज़ादी की लड़ाई के नेता थे, आज़ादी संग्राम के नेता थे, सब गांधी जी सहित जेलों में बंद थे। जेपी भी और लोहिया भी बंद थे, लेकिन ये लोग किसी तरह से जोगेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में, और बाबू सूरज नारायण सिंह, सूरज बाबू और जोगेंद्र शुक्ला जी की मदद से ये लोग जेल से निकल गए, कूद करके भाग गए। और भाग करके कहाँ चले गए? नेपाल से ये आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को बल देने लगे, चलाने लगे। वहाँ भी अरेस्ट हुए, वहाँ भी कैद कर लिए गए। वहाँ से भी इनके दोनों हनुमान कहलाते थे, जोगेंद्र शुक्ला और बाबू सूरज नारायण सिंह। वहाँ से भी इनको मुक्त कराया लोग, वहाँ से भी जेल से निकाल लिया लोग। फिर अरेस्ट हुए, और उस अरेस्टिंग के बाद भीषण यातना, जो यातना किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले को नहीं मिली, वो यातना जेपी को दी गई। जेपी को बर्फ के शिला पर सुलाया जाता था। अब हम अंदाज कर लो प्यारे कि बर्फ की शिला पर नेकेड शरीर, खाली बदन किसी को रखा जाए, सुलाया जाए, तो उसका क्या अनुमान होगा, वो समझने की बात है। हंटर से पीटा जाता था। उस बर्फ के टुकड़ा पर, शिला पर रखने के बाद जब उनका देह शिथिल हो जाता था, बॉडी, तो कोरा से पीटा जाता था। ये तमाम यातनाओं को झेला जेपी ने। खैर देश आज़ाद हुआ,
जेपी दो भागों में जो हमारी आज़ादी की लड़ाई दो विचारधारा में चल रही थी, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो नरम दल का नेतृत्व कांग्रेस और गांधी कर रहे थे और गरम दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। जेपी जी का भी रुझान सुभाष चंद्र बोस जी के तरफ उनके साथ था और जेपी जी को भी गर्म दल का नेता, लोहिया को भी गर्म दल का नेता माना जाता था। सुभाष चंद्र बोस भी लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के आदमी थे, वो कांग्रेसी विचारधारा के आदमी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपना दल भी बनाया, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। उसका थीम है सो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट पार्टी ही उनकी पार्टी को कहा जाता है। तो ये लोग मिलकर के गरम दल के नेता थे और आज़ादी को छीनने की बात कहते थे कि आज़ादी छीन ली जाए। वहीं पर कांग्रेस का नेतृत्व आज़ादी को लिया जाए, आज़ादी प्राप्त की जाए। किससे? तो अंग्रेजों से। कोई दाता होगा, किससे आप लेंगे? तो कोई देने वाला चाहिए। तो अंग्रेज आज़ादी देने वाले बन गए और गांधी का ग्रुप, गांधी जी के इच्छा न रहते हुए भी जो ग्रुप इनके साथ था, वो तमाम कांग्रेसी लोग आज़ादी भीख के रूप में लिए, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ माउंटबेटन, उसमें उनकी पत्नी भी सहायिका रही और जीना साहब और जवाहरलाल जी के बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट में देश का बंटवारा के भी शर्त था, जिसको याद ये लोग हस्ताक्षरित किए और हस्ताक्षर करके मान करके देश को दो भागों में बांट दिया। सुभाष बाबू के और जिस खेमा में, जिस थिंकिंग के साथ, जिस राह पर हमारे लोकनायक जी भी थे, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों की राह थी कि जो राह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कायम कर दिया था, अंडमान निकोबार को आज़ाद किया, अंग्रेजों से छीन लिया, लड़ाई में लड़ करके जीत लिया और 30 जनवरी 1943 को प्रथम आज़ादी का ध्वज आज़ाद भारत के एक खंड अंडमान निकोबार में फहराया। सबसे पहले नेहरू नहीं फहराए, सबसे पहले झंडा सुभाष चंद्र बोस ने फहराया। और वो आज़ादी किस तरह से थी? वो भीख नहीं बल्कि आज़ादी ली गई थी, यानी इसी राह के राही थे लोग। खैर, सुभाष चंद्र बोस जी के पतन के बाद वो बात समाप्त हो गई। तब तक 1945 आ गया। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की स्थिति जर्जर हो गई थी। बहुत सारे राष्ट्र निकल गए थे अंग्रेजों के चंगुल से। इनकी आर्थिक स्थिति इतना न बदतर हो गई थी ब्रिटेन वालों की कि ये अब भारत में सैन्य खर्चा आदि खर्चा चला करके टिके रहने में मजबूर हो रहे थे। इस मजबूरी में इन लोगों ने कॉन्टेक्ट करके और देश में तिक्रम करके हमारे भारत को दो खंडों में बांट करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, और उस समझौता पर साइन करा करके सदा के लिए एक झगड़ा लगा करके चले गए भारत में। और उस समझौता को स्वीकार करके उसी का नाम आज़ादी दिवस दिया गया और 15 अगस्त 1945 को झंडा फहराया, जिसको हम जेपीएन, जो सही रूप में जयप्रकाशवादी होगा, सुभाष जी के तरफ भी ध्यान रखने वाला होगा, वो इस आज़ादी दिवस को आज़ादी दिवस नहीं समझौता दिवस मानते हैं। इस समझौता ने क्या दिया हमको? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान दो भागों में बांट दिया। आज भी हम उसे का प्रभाव झेल रहे हैं, उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं उस आज़ादी का। कि आज भी इतनी लाशें हमारी गिर रही है, चाहे जिसकी भी गिरे, कौन चाहे जो हो, लेकिन है वो लाशें भारतीय लाशें गिर रही है उसी आज़ादी के लिए।
अगर आज़ादी छीनने की राह पर, सुभाष चंद्र बोस की राह पर, हम लोग लोकनायक की राह पर 1943 से ही भारत चला होता और आज़ादी ले ली गई होती तो ना हिंदुस्तान होता, ना पाकिस्तान होता, और ना आज हमारी यह मानसिकता होती गुलामी की कि हम आज भी गुलाम है सत्ता का। अपने ही नौकर से अपने कटोरा लेकर खड़े हैं, दे दो अनुदान दे दो। अनुदान दे दो, अनुदान दे दो। किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, मजदूर हो, सब लोग क्या भाई तो दाता दे दो हमें। ये भीख लेने की मानसिकता आज़ाद देश के लिए कलंक, इसी कलंक को मिटाने के लिए फिर जेपी ने, जो स्वतंत्रता संग्राम के भी हीरो ऑफ द रिवॉल्यूशन थे, उन्होंने दूसरी आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, तभी तो हमें राजनीतिक आज़ादी मिली सो कॉल्ड 15 अगस्त 1947 को। तो उस राजनीतिक आज़ादी में हमें मत देने का एक समान रूप से अधिकार सारे भारतीयों को हो गया है, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आज जीडीपी में हर भारतीयों का हिस्सेदारी नहीं है और इनको कटोरा थमा दिया गया है कि तुम कटोरा लेकर के खड़े रहो, हम उसमें अनुदान दे देंगे 12,000 अगर किसान बैठे हो लोग की। हमारे सिताब दिया है कि सबसे बड़े किसान परिवार के हो तो आप एक कटोरा हाथ में ले लो और हम 12,000 रुपये तुम्हारे हाथ में देंगे साल में। तुम उसी में संतुष्ट रहना कि हमारे राजा जी ने हमको बहुत कुछ दे दिया। संदीप बैठा है, संदीप तुम बेरोजगार नौजवान हो, तुम भी एक कटोरा हाथ में ले लो, हम तुमको कुछ भत्ता दे देंगे, तुम मांगते हो हम दे देंगे। तो ये भीख लेने की आज़ादी, भीख में ली गई आज़ादी सारे भारतीयों की मानसिकता भीख लेने वाली बना दी। अगर जेपी और सुभाष की राहों पर चल करके आज़ादी ली गई होती तो आज ये हमारे सारे किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र जो भी हों, ये तमाम लोग अपना हक लेने की मानसिकता वाले होते और हक लेते। ये हमारा हक है, आज़ादी हमें मिली है तो केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, ये वोट देने का एक समान रूप से सारे नागरिकों को अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, एक रूप से। उसी तरह आर्थिक हिस्सेदारी भी सबों की एक समान से होनी चाहिए। क्यों आज देश का 60% जीडीपी मात्र 60 घरानों में, 44 घराने थे पहले 2014 के पहले, 2014 से लेकर 2023 9 वर्षों में बढ़कर वो 60 हो गए और 60 परिवार के पास देश के जीडीपी का 60% धन और 40% में माइनस कर दो 60 परिवार को 1 अरब 40 करोड़ हम लोग हैं। अब इसका कितना परिवार होंगे तो सारे परिवार दिए 40% में। तो ये विषमता क्यों, ये बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए जीडीपी में सबों की हिस्सेदारी? यही लड़ाई संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत दूसरा हक दिलाने की लड़ाई है। मात्र एक व्यवस्था की हल्की फुल्की बातें हमारी थी जिसको संपूर्ण क्रांति में नहीं लिया गया। प्राथमिकता थी आर्थिक आज़ादी की, प्राथमिकता भ्रष्टाचार मिटाना है, महंगी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, तो शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है। ये गौण हुआ और आर्थिक आज़ादी की लड़ाई जब जेपी आ गए, संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया 5 जून 1974 को, तब से आर्थिक आज़ादी की लड़ाई के लिए वो आंदोलन था, वो क्रांति थी, जिसका हम भी एक जीवनदानी सिपाही बैठे हैं आपके सामने। साथियों, आर्थिक आज़ादी कैसे ली जाए, इसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, है नौजवानों, है किसानों, है मजदूर भाइयों, है छात्रों, नौजवानों, मत जाओ इन पार्टी वालों के फिरका परस्ती में, मत सुनो इनकी बात। ये देश को बांटने वाले हैं, कभी देश को बांटे, आज नागरिक को बांट रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है,
ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये भूमियार है, ये यादव है। तो ये बांटने वाले फिरका परस्ती लोगों, दलों की तरफ से हटो, जेपी पुकार रहा है। जेपी निर्दल है, उनकी लड़ाई भी निर्दलीय है। दल विहीन गणतंत्र की बात करते हैं जेपी, तो दल विहीन गणतंत्र के लिए और आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लड़ाई की शुरुआत जेपी के जन्मदिन पर ही, जेपी की धरती से, भले ही मैं मानता हूँ कि आज जेपी को जब हम लोग लोकनायक बनाए थे उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में और हजारों हजारों लाखों लाखों छात्रों का, नौजवानों का समर्पण उनके पीछे था। आज हमारे पीछे वो समर्पण नहीं है। हम 2 ही हैं, हम 4 ही हैं, हम 5 ही हैं, लेकिन शुरू करेंगे कि जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी कायम हो, ये हक हमें मिले। और उसके लिए देश में फैमिली बजट हो। फैमिली बजट के पेमेंट किसके आधार पर करो? तो हमें राइट टू वोट के साथ साथ राइट टू करेंसी चाहिए। और हर सिटीजन को, हर मतदाता को, जो व्यस्त शिक्षक मतदाता नागरिक है, हर नागरिक को जीडीपी में हिस्सेदारी दो और उसको पेंशन नहीं, उसके हिस्सा बांटो। तो मित्रों, आज 1923 में हमारा जीडीपी 37,777 करोड़ रुपये अरब है। 37,777 अरब जीडीपी आज 2023 में है। अगर हम इसको अपने 1 अरब मतदाता में बांटते हैं तो 1800 समथिंग डॉलर आता है, 1884-86 डॉलर। तो 1886 डॉलर मानो तो वाइफ और हस्बैंड 2 हो तो 3600 डॉलर। 3600 डॉलर इक्वल टू $1 बराबर है 83 रुपये। 83 रुपया में 83 गुने 36 कर दोगे तो लगभग 2 लाख रुपया से कम की होगी नहीं। तो 2 लाख रुपये अगर एक परिवार को प्रति माह मिलने लगे तो फिर गरीबी, अभाव और बेकारी क्या? गरीबी छोड़। आज रोजगार मांग करके नौजवानों को ये भरमाया जा रहा है आरक्षण के नाम पर। रोजगार है नहीं, लेकिन आरक्षण के नाम पर वोट की राजनीति चल रही है। साथियों, बेरोजगारों, तुम्हें उतने नौकरी नहीं मिलेगी। आरक्षण सभी कई % लोगों को नौकरी मिली जिनको आरक्षण प्राप्त है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शादी आदि। ओबीसी एंड को सबों को कई % ओबीसी लोगों को आज रोजगार मिला है। कई % शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आज रोजगार मिला है। तो ये कितना दिन में समानता आएगी, आर्थिक समानता? तो अगर आपको जीडीपी में हिस्सेदारी और हर वोटर्स को राइट टू करेंसी और करेंसी के माध्यम से जीडीपी में हिस्सेदारी हो जाए तो एक साथ सबों की गरीबी, अभाव सब कुछ दूर हो जाएगा। और 2 लाख रुपया मिलेगा जो प्रति परिवार शिक्षा खरीद लेगा, स्वास्थ्य की दवा खरीद लेगा, भोजन, वस्त्र, कपड़ा लत्ता, घर द्वार का प्रबंध कर लेगा या नहीं? भाई गुरु भाई बोल। तो ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हमने एक किताब लिखी है। जेपी ने एक किताब लिखा था 1973 में, जो आंदोलन शुरू करा गुजरात से। वो उस किताब का नाम था यूथ फॉर डेमोक्रेसी। किताब तुम्हारे पास होगी, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। और लाइक वाइज हमने एक किताब की रचना की है, अभी हमारे डायरी में ही है, प्रिंटेड होगा, जिसका अभी डायरी पर हम करेंगे उस दिन। यहाँ क्या कहा जाता है? विमोचन। अपने डायरी के माध्यम से ही आर्थिक आज़ादी की ओर, आर्थिक आज़ादी की ओर, आज़ादी की ओर। और उसमें हमारी मांग है प्रथम कि हर मतदाताओं को
आर्थिक जीडीपी में हिस्सेदारी चाहिए। दो नहीं, ले लो नौजवान, तुम ले लो। अगर नहीं लोगे तो गुलाम बने रहो, भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर के भीख अनुदान मांगने लेते लेके खड़े रहो और कहो, यह भी कहो साथ साथ कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। आज़ाद देश के नागरिक को ये भीख का कटोरा किया फट। ये देश तुम्हारा, हक तुम्हारा, जीडीपी तुम्हारा, ये गंगा तुम्हारी, जमुना तुम्हारी, सूर्य तुम्हारा, चांद तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। सब पर एक समान का अधिकार है सबका। अब इस वक्त 10 करोड़ की गाड़ी पर चलेंगे प्रधानमंत्री साहब, और हमको चलने के लिए एक साइकिल भी नहीं, एक साइकिल भी नहीं। क्यों? 10 करोड़ की गाड़ी पर चले प्रधानमंत्री साहब, हम लोगों को पैदल चलने के लिए भी गाड़ी नहीं, एक साइकिल भी नहीं। क्यों भाई? ये कौन सी आज़ादी है? इसी आज़ादी की तस्वीर को बदलने के लिए हमारे गुरु ने शुरू किया है संपूर्ण क्रांति। उस संपूर्ण क्रांति को लक्ष्य तक पहुंचाने का व्यवहारिक जिम्मा हमारे जिम्मे है। इसकी व्यवहारिक लड़ाई हम शुरू करने की तैयारी में है, और हम लोग तैयारी को प्रारंभ करेंगे सिताब दियारा से। भले ही हमारे साथ संख्या बल कम हो, लेकिन आज नहीं तो कल आशावादी है, गुरु का आशीर्वाद होगा तो संख्या बल भी हो ही जाएगा। इसलिए कि आज लोक की आवाज़ उठाने वाला कोई मंच नहीं है। हर लोग दल के मंच पर अपनी अपनी कुर्सी की बातें छेड़े हुए हैं, लेकिन जनता की बात कौन उठा रहा है? लोक की बात कौन उठा रहा है? हम लोग जेपी सेनानी तो एक मंच होगा जेपी सेनानियों का जो लोक की बात दल की बात नहीं गुरु भाई। और यह होगा, आप तैयारी में साथ दो। 11 अक्टूबर 2023 को मैं संदीप जी से, राजू जी बैठा है और साथी है, सचिव इन लोगों से कहूँगा कि आप लोग सिताब दियारा में सहयोग करो, ताकि इस आंदोलन की हम शुरुआत थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम में करें। दल वाले आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, भाषण दे करके चले जाएंगे। क्या हुआ? अगर आज हमारे जेपी सेनानी नहीं रहते तो सिताब दियारा बात कहे हैं, सिताब दियारा पर लोकल पर मैं आ रहा हूँ कि साथियों यह कैसे होता? अगर जेपी सेनानी नहीं होते तो यह तो अधिगृहित हो गया था, नहीं बनता। यह अधिगृहित हो गया था यूपी में, जयप्रकाश नगर में। यहाँ लाला टोला में कैसे आता? ये जेपी सेनानियों की देन। आज सिताब दियारा की बाउंड्रीकरण किला में सिताब दियारा है, एक गंगा नहीं, एक सरजू नहीं, अनेकों गंगा और सरजू भी चाहे कि हम सिताब दियारा में प्रवेश कर जाए तो नहीं कर सकते। ये किसकी देन है? सेनानियों की। जेपी तो जो भी है कि आज टंकी आ गया, आज गली गली में तुम्हारा सीमेंटेड सड़क बन गई, बिजली की व्यवस्था हो गई। अगर जेपी यहाँ नहीं आते, हमारे बिहार के हिस्सा में नहीं आते, लाला टोला में नहीं आते, रिजर्व अंचल में नहीं आते, तो ये सब नहीं आते। तो हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं जेपी के विचारों को अमली जामा पहुँचाने के लिए, धरती पर उतारने के लिए। सारी छोटी छोटी अपने समर्थन अनुसार लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। अब एक बृहद लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। जेपी की रुकी हुई गाड़ी को, संपूर्ण क्रांति की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 11 अक्टूबर का आह्वान करेंगे और आर्थिक आज़ादी की ओर अपना हक लो नौजवानों। वोट की बात नहीं चलेगी, उसमें राजनीति की बात नहीं चलेगी कि कौन किसको वोट दो। जिसको मन में आवेगा तो अपना वोट दो, लेकिन पहले वोट देने वाले नेताओं से अपना हक की गारंटी ले लो कि आप हमें जीडीपी में हिस्सा देंगे या नहीं। आपके दल की घोषणा पत्र में घोषित हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं है तो वोट का हम बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। जब आप गेट आउट इनको करोगे तो आपका हक मिल जाएगा। हर जगह से थोड़ा सा हड़काओगे, जाति के मुंह में फंस जाओगे तो अभी तक तो तुम मर रहे हो, तुम्हारे बाल बच्चे मरेंगे, तड़पेंगे, उनके भी बाल बच्चे तड़पेंगे। एक पीढ़ी तो बलिदान करो, कोई ना कोई तो आगे बढ़ो, पीढ़ी सबके उधार के और ले लो अपना आर्थिक हक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोकनायक के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूँ। ये बातें होगी जब
मंच लगेगा और आज़ादी की लड़ाई हमारी शुरू हो जाती है। जय लोकनायक, जय संपूर्ण क्रांति। आइए अब हम जानते हैं जयप्रभा ट्रस्ट के सचिव आलोक जी से कि क्या प्लानिंग है। प्लानिंग जो हमारे बड़े भाई रामायण जी सिंह जीवनदानी जी का जो सपना है कि इन लोगों लंबी लड़ाई लड़कर बहुत कुछ हासिल किया है। अभी तक लोकल स्तर पर था कि सितार दिया जेपी जन्मस्थली का निर्माण हो, क्योंकि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जेपी सेनानियों का जिस तरह से मक्का मदीना मुसलमानों का है, अयोध्या और मथुरा हिंदुओं का है, उसी तरह जेपी सेनानियों का जेपी जन्म से बहुत लगाव रहा है। और इनका तो एक एक घर से परिचय है और आंदोलन में इन लोगों का सक्रियता। हम लोग तो स्कूली उस समय मैट्रिक के स्कूल के छात्र थे, लेकिन जो जीवनदानी जी ने जो एक आंदोलन की सफलता के लिए किया है, हमारे सियाराम भाई हैं, इन लोग का तो इन लोगों का अब अपना बुजुर्ग हो गए, लेकिन फिर भी इन लोगों में वही जोश है, वही लड़ाई के सपना देख रहे हैं। पूरा हम चाहेंगे कि पूरा हमारा जनता परिवार बीजेपी का था इन लोगों के लड़ाई में फिर से बने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हो, जो कि जयप्रकाश जी का सपना था। एक संपूर्ण क्रांति के माध्यम से नया भारत का निर्माण हो, नया बिहार बने, नया गांव बने। ये हमारे लोकनायक जी का भी ज्ञान है, ये लोग सब करेंगे, हम लोग तैयार हैं। संदीप, ये देश ट्रस्ट के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं संदीप जी? जी, हमारा कहना है कि जो संपूर्ण क्रांति के लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो दिया था, और अभी हम लोग जो नौजवान के रूप में हम हैं और हमारे रहन सहन के हिसाब से और भारत का जो संविधान है गैर संवैधानिक तरीका से लोग अपना कर कोई सत्ता के संरक्षण लेकर कोई कुछ लेकर वो सोचता है कि हम आजीवन अपने पद का दुरुपयोग करें और इस देश पर राज करें, चाहे वो शासन सत्ता में उसके अलावा अपने परिवार तक भी मैंने चाहता है कि आने वाला हमारा परिवार भी हमारे जाने के बाद भी गैर कानूनी तरीका से शासन करे और राज करे और भ्रष्टाचार करे। इस पर जो है संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य जो है के तहत इसको मिटाने का जो संकल्प जो है हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग जेपी सेनानी के लोग हैं या हम लोग प्रेरणा स्रोत जो है, इससे कई तरह का जो उसमें है संपूर्ण क्रांति में जैसे सामंतवाद, धर्मवाद, कई तरह का जो विसंगतियाँ जो आज के समय में जो पैदा हुई है, इसको जो है हम लोग जो है 11 अक्टूबर से जयंती अवसर पर जयप्रकाश नारायण के समक्ष हम लोग जो है हमारा मिशन जो है पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर और देश स्तर पर या जरूरत पड़े दुनिया के स्तर पर हम लोग चलाने को तैयार है। इसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे कि मैंने हमारा जो है संकल्प सफल हो और होगा।